दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों जैसे कि हमने लिक्विडेटर अकाउंट के कुछ सम्स किए थे जिसको मैं आपको बताया था कि किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। उसी में मैंने अलग अलग टाइप्स के पैटर्न बताए थे कि किस तरीके से लिक्विडेटर्स में जब परसेंटेज फॉर्मेट में आता है तो हम लोग को किस तरीके से सॉल्व करना रहता है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको शायद से सम आ गए होंगे। और अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि लिक्विडेटर अकाउंट 13 मार्क्स कवर अप कर लेता है जब भी हम लोग सम सॉल्व करने जाते हैं तो ठीक है। तो ये हुई सम्स की बात, यानी प्रैक्टिकल्स की बात। अब हम चलेंगे थियरी पे। हम लोग को कभी भी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, साथ साथ में हम लोग को थियरी भी करना चाहिए, क्योंकि डूबते हुए के लिए हम लोग को 1 मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत थियरी सुन लोगे तो शायद से आपका जो मार्क्स ग्रेस में या फेलियर में आ रहा है तो शायद वो आपको बचा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे कि यहाँ पे लिक्विडेटर अकाउंट होता क्या है और लिक्विडेटर्स में हम लोग किस तरीके से अपने पेमेंट्स को मैनेज करते हैं। ओके, सबसे पहले लिक्विडेटर अकाउंट्स हम लोग क्यों बनाते हैं? जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप इन द सेंस कि अगर कंपनी को अपना फॉर्मेशन आगे नहीं चलाना रहता तो उस टाइम पे वो अपने सारे असेट्स और लायबिलिटी को इक्वल कर देती है, और जो लायबिलिटी को पे ऑफ करना रहता है वो पे करके जो अमाउंट बचा रहता है फिर वो शेयर होल्डर को पे कर देती है। यानी पहले वो बाकी सब की उधारी पे कर देती है, बाद में जो कंपनी का ओनर रहता है उसको जो अमाउंट पे करना बाकी रहता है वो पे कर देती है। ठीक है, अब लिक्विडेशन 4 चीज़ों की वजह से होता है। कंपनी क्यों लिक्विडेट होती है? सबसे पहला तो अगर कैपिटल इनसफिशिएंट रहा, यानी कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है जितना अभी उसको और चाहिए आगे में फ्यूचर में। सेकंड, अगर उन लोग का कोई फिक्स पीरियड है, मतलब कंपनी स्टार्ट की थी तभी बोली थी कि भाई मेरे को 2-3 साल ही चलना है, उसके बाद हम लोग को और आगे नहीं चलाना। 3 साल का टाइम पीरियड अगर ख़त्म हो गया तो आगे कंपनी नहीं चलेगी, वो अपना बंद होने चली जाएगी। थर्ड, अगर कंपनी कोई ऑब्जेक्ट के बेस पे चल रही है, यानी उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करना चाहते हैं और वो ऑब्जेक्ट फुलफ़िल्ड हो गया, उसने जो कंडीशन रखी थी वो पूरी हो गई, तो वो कंपनी वाइंड अप हो सकती है। और फोर्थ, अगर कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं रहा, उसको ऐसा लग रहा है अगर इस मैनेजमेंट के साथ मैं आगे और चलता रहा तो शायद से मेरे को नुकसान और ज़्यादा हो सकता है, तो उस टाइम पे कंपनी वाइंड अप हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये लिक्विडेशन के सारे पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग लिक्विडेट कर सकते हैं। अब हम लोग के मोड ऑफ वाइंडिंग अप है, 2 टाइप के मोड्स रहते हैं। सबसे पहला हम लोग का रहता है बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी अगर कोर्ट खुद ही बोल देती है कि भाई तू अपना बिजनेस बंद कर दे क्योंकि कुछ इलीगल एसोसिएशन चल रहा होगा या यहाँ वहाँ पे कुछ इलीगल काम चल रहे होंगे, तो कोर्ट खुद ही उनको ऑर्डर दे देती है आप अपना बिजनेस अभी आगे नहीं चला सकते, और जो भी बैलेंस आपका बाहर पे ऑफ करना बाकी है वो पे करके अपनी कंपनीज को बंद कर दो, उसको हम लोग बाय ट्रिब्यूनल कोड बोलते हैं। सेकेंड, बाय वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब जहाँ पे कंपनी के जो ओनर्स है वो खुद ही कंपनी को बंद करके कोई और नई कंपनी चालू करना चाहते हैं या किसी के साथ एमलगमेट होना चाहते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं वॉलेंटरी एसोसिएशन। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर समझो कोर्ट ने खुद ही ने बोल दिया है कि कंपनी को बंद करना है, तो वो खुद ही अपना एक लिक्विडेटर वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। वो लिक्विडेटर कोर्ट खुद ही सजेस्ट करेगा कि किसको वहाँ पे लिक्विडेटर बना के भेजना है और कौन इनके असेट्स और लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर वो वॉलेंटरी एसोसिएशन के रूप में हो रहा है, यानी अगर लिक्विडेशन वॉलेंटरी चल रहा है, तो वहाँ पे कंपनी के जो ओनर्स है उन लोग एक लिक्विडेटर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, एक लिक्विडेटर को हायर करेंगे कि आप हमारे कंपनी में आओ, असेट्स और लायबिलिटीज़ को चेक करो, जितने असेट्स है उस हिसाब से जितने लायबिलिटीज़ पे ऑफ हो रहे हैं पहले वो कैलकुलेट करो, और उसके बाद जो बैलेंस बच रहा होगा तो वो शेयर होल्डर को पे ऑफ कर दो। ठीक है, तो वो काम किसका रहता है? लिक्विडेटर का। अब लिक्विडेटर कौन रहता है? लिक्विडेटर वो रहता है जो थर्ड पार्टी आता है, यानी वो कंपनी के बाहर का पर्सन रहता है, वो कंपनी के अंदर आता है, वो सारी चीज़ें चेक करता है कि कंपनी के अंदर असेट्स कितने हैं, कंपनी के अंदर लायबिलिटी कितनी पे ऑफ करने की बाकी है, और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जिस चीज़ को उसको सबसे पहले अमाउंट पे करनी रहती है वो उसको पहले अमाउंट पे कर देता है, और उसके बाद अगर कुछ पैसे बचे होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर नहीं तो जहाँ तक वो पैसे मैनेज कर सकता है वो मैनेज करके दे देगा। ठीक है, तो अब लिक्विडेटर का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। आप सभी को पता चल गया कि लिक्विडेटर बाहर का बंदा है, यानी बाहर से आने वाला कोई इंसान है, वो आके हर चीज़ को कैलकुलेट करके जाएगा। जैसे हम लोग के बैंक वाले काम करते हैं वैसे ही लिक्विडेटर हमारा काम करता है। तो लिक्विडेटर को काफ़ी संभाल के काम करना पड़ता है। उसको पहले तो यही देखना पड़ता है
कि कंपनी की बाहर की जो लायबिलिटीज़ है वो पूरी की पूरी पे ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो अब उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले तो देखना है कि किसको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है पे ऑफ के लिए। तो उसके लिए हम लोग के अकाउंट में बोला गया है कि सबसे पहले हम लोग को जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले हम लोग को पे करना रहता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर को। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर कौन रहता है, तो जिसकी सिक्योरिटी पहले से ही हो, यानी अगर लायबिलिटी है जैसे कि बैंक लोन है तो बैंक लोन के अगेंस्ट में अगर बिल्डिंग लेके जा रहा है तो वो ऑलरेडी सिक्योर्ड बाय बिल्डिंग हो रहा है, तो वो जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी के पैसे पहले हम लोग पे कर देंगे। और अगर समझो उसमें कुछ ज़्यादा एडिशनल आ रहा है, मतलब एडिशनल पैसा कुछ बच रहा है, तो हम लोग उसको रिसिप्ट साइड में डाल देंगे, यानी उसका जो इनकम जनरेट हो रहा है वो हम लोग वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यानी आपको ये पता चल गया कि सबसे पहले लिक्विडेटर किसको पैसा पे करेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, ठीक है। उसके बाद सेकंड उसको प्रेफरेंस किसको देना है, लिक्विडेशन एक्सपांस। लिक्विडेशन एक्सपांस किसका रहता है, तो जो भी हम लोग खर्चा करें, अब कैलकुलेशन के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा लगेगा ही ना, जैसे कि पूरे दिन वो लिक्विडेटर का टाइम वहाँ पे चला जाएगा, फिर वो जब असेट्स वगैरह चेक करेगा तो उसमें कुछ नुकसान आ रहा होगा तो वो पे करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें लिक्विडेशन एक्सपांस में आएगी। तो हम लोग का सबसे पहला हो गया, पहले हम लोग को फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर को देखना है, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपांस को देखना है। थर्ड हम लोग का आ गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जिसको पे ऑफ करना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट पेएबल विद इन लास्ट 12 मंथ, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय 4 month or actual of ₹20,000 whichever is less, accrued holiday remuneration to the employee, contribution to the employee state insurance for last 12 months only, provident fund, pension, gratuity etc। यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में वही क्रेडिटर इंक्लूड्स है जिनकी लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या उसके अंदर की हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अगर 1 साल से ज़्यादा हो रही है तो कभी आपका वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में इंक्लूड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अभी थियोरी पार्ट के लिए भी उसी के साथ साथ अगर आप सम करोगे तो सम में भी आपको ये याद रखना है कि 12 महीने की अगर कोई लायबिलिटी है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाएगी, और 12 से ज़्यादा हो गई तो वो अनसिक्योर क्रेडिटर में चली जाएगी, ठीक है। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में मोस्टली आपके ये जो मैंने पॉइंट्स पढ़े वही पॉइंट्स वहाँ पे आएंगे, अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट, फिर उसके बाद सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, थर्ड अक्रूड हॉलीडे ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुएटी। लेकिन इसमें ये याद रखना ये सारी चीज़ें जो है 12 महीने या उसके अंदर की होगी, यानी 1 साल के अंदर की होगी, उसके बाहर की नहीं होगी, तो ही हम लोग का वो क्या माना जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हम लोग का है प्रेफरेंस क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस। अगर समझो ऐसा हो गया कि असेट्स काफ़ी कम है और लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी के पास उतना पैसा है नहीं कि वो किसी और को पे कर सके, मतलब प्रेफरेंशियल को भी वो पे करे, ऐसा उसके पास इतनी अमाउंट भी नहीं है, तो क्या करेंगे, जो भी फ्लोटिंग चार्जेस है, जो बचे हुए चार्जेस है, मतलब डिबेंचर, फ्लोटिंग चार्जेस में मोस्टली आता है डिबेंचर होल्डर और उसके इंटरेस्ट जो भी पेमेंट करने बाकी रहते हैं वो हम लोग के फ्लोटिंग चार्जेस में आते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होने के बाद हम लोग को किसके ऊपर ध्यान देना है, क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस। अब उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचा है तो हम लोग किसको पे करेंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर कौन से क्रेडिटर है, जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब उन्होंने पैसे दे दिए और समझो कंपनी के पास पैसे बचे ही नहीं है, तो उनको अपना नुकसान मानना पड़ेगा कि अब हम लोग को पैसे नहीं मिलने वाले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिक्योर क्रेडिटर। इसमें मोस्टली कौन इंक्लूड होता है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, ये दोनों लोग यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। उसके बाद उनका पे ऑफ होने के बाद हम लोग के पास 2 शेयर होल्डर्स रहते हैं, वो हम लोग के रहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले हम लोग को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अमाउंट पे करने हैं विद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और फिर हमारे पास अगर समझो कुछ बैलेंस बचा है, कोई सरप्लस बचा है, तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देंगे, वो भी उसकी प्रोपोर्शनेट एक्सपर रेशियो के ऊपर। और अगर प्रोपोर्शनेट के हिसाब से नहीं जा रहा तो जो भी डिफरेंस बच रहा है वो हम लोग इक्विटी शेयर को दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का पता, यहाँ पे उन्होंने स्टेप पूरे क्लियर आउट कर दिए कि किस तरीके से हम लोग को एक अमाउंट को, यानी एक असेट्स की जो टोटल अमाउंट है उसको हम लोग को लायबिलिटीज़ में किस तरीके से पे ऑफ करना है, और ये सब काम कौन करता है, लिक्विडेटर काम करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप चार्ट बनाओगे यानी लिक्विडेटर अकाउंट भी बनाओगे तो उस टाइम पे भी आपको यही करना है। आपको जो लिक्विडेटर की क्रेडिट साइड में, उसमें सबसे पहले हेड में टॉपिक कौन सा डालना है, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, क्योंकि सबसे पहले हमको पे किसको करना है, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर को। उसके बाद आएगा लिक्विडेशन एक्सपांस,
थर्ड आपका आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फोर्थ क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, फिफ्थ प्रेफरेंस शेयर, सिक्स्थ इक्विटी शेयर और बचा हम लोग का एक अनसिक्योर क्रेडिटर। ठीक है, तो जब भी स्टेटमेंट बनाएंगे यानी लिक्विडेटर अकाउंट जब भी बनाएंगे तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा याद रखना है कि इसका स्टेटमेंट किस तरीके से रखना है। सबसे पहले तो हम लोग कौन रखेंगे, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। उसके बाद हम लोग किसको रखेंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंस और लिक्विडेशन चार्जेस, रेम्यूनरेशन सब कुछ आ जाएगा। फिर थर्ड हम लोग का आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फोर्थ क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, फिफ्थ अनसिक्योर क्रेडिटर, सिक्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर और सेवेंथ इक्विटी शेयर होल्डर। और इस तरीके से हम लोग को ये दोनों को फिर बाद में इक्वल करना है। डिफरेंस जो बचा वो हम लोग को किसी कैपिटल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।